जय हिंद छात्रों। आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 5 से अध्याय 5 लेकर। अध्याय का नाम है ऐतिहासिक स्मारक। छात्रों, हम आपके लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और भी कुछ अतिरिक्त जानकारी लेकर आते हैं। आज भी हम इस अध्याय में कुछ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ्य पुस्तक से शुरू करते हैं। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना। इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे, यानी प्रत्येक 5 छात्र पर एक शिक्षक हुआ करते थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी लगाकर पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। गाइड ने बताया, इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। छात्रों, आप इस चित्र को देख सकते हैं, यह नालंदा के खंडहर का ही एक चित्र है। जब इसका भग्नावशेष इतना शानदार है तो आप सोच सकते हैं कि अतीत में यह विश्वविद्यालय कितना शानदार रहा होगा। आप इस विश्वविद्यालय के संबंध में और विशेष जानकारी के लिए जब आप वहाँ घूमने जाएंगे तो इस विश्वविद्यालय के सामने ही उसी परिसर में एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय में इससे संबंधित बहुत सारे अवशेष रखे गए हैं। साथ ही इसके बारे में एक विस्तृत सूचना भी है। आपको जब भी मौका मिलेगा आप वहाँ जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिल इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधी, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। जरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। यह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर प्रवेश की ठीक वैसे ही थी जैसे आज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। छात्रों, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हो सकता है इस वर्ष या अगले सत्र में वह विश्वविद्यालय पूरी तरह से संचालन में आ जाएगा। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। आपके सामने उपस्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है वर्तमान में। इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते थे? तो इसमें आपने ऊपर पढ़ा है, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि देशों से आते थे। विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? तो विश्वविद्यालय के भवन पक्की और बहुमंजिला हुआ करते थे। इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। इसके 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधी, रत्न सागर और रत्न रंजक। ये 3 पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिलती है? तो इनके लिए पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, उसके सामने ही उसी विश्वविद्यालय परिसर में एक संग्रहालय है। वहाँ पर आप जाकर उससे उसके बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं और उससे जुड़ी जानकारियाँ रखी हुई, वो लिखित रूप में भी है और स्थापत्य रूप में भी है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी के स्रोत और क्या-क्या हो सकते हैं, अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। छात्रों, जब आप वहाँ पर देखने के लिए जाएँगे तो वहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उनका लिखा हुआ बोर्ड है, उसको अच्छे से पढ़कर आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इन प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इन स्रोतों की जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प का निशान लगाइए। तो सिर्फ लिख लेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। तो इसका सही उत्तर 3 होगा, पहले पढ़ेंगे, फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। तो यह सिर्फ इस विषय के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी विषय में जानकारी के लिए उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है और फिर उसके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के स्मारक। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है, चाहे मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर हो, या पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो, या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विश्वविख्यात है, तो वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। और छात्रों, ये सब होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आज भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इसकी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, अंग्रेज़ों का मुख्यालय। लेकिन यह भी है कि जब पूरी दुनिया ठीक से कपड़े तक नहीं पहनना जानते थे, तब हमारा इतिहास गौरवशाली था और दुनिया भर के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और उस समय पूरे अखंड भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन से अधिक छोटे-छोटे देश हैं जो भारत से सटे हुए हैं, सीमावर्ती इलाके में, वे सभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे और उस समय उस पूरे भारत की राजधानी पटना यानी हमारा पाटलिपुत्र, वो पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी और यह मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और इस गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना करने वालों में गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख योगदान था। इस गौरवशाली बिहार में महाभारत कालीन और रामायण कालीन बहुत सारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावे महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली भी यहीं पर है। भगवान महावीर की जन्मस्थली भी इसी बिहार में है और सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की भी जन्मस्थली इसी बिहार में है। दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली इसी बिहार राज्य में है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। तो छात्रों, आइए अब चलते हैं कुछ ऐतिहासिक स्थल जो बिहार में हैं, इनके बारे में थोड़ी प्रारंभिक जानकारी ली जाए। आप इस चित्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक अवशेष देख रहे हैं। यह भागलपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन है, उसका नाम विक्रमशिला है। यहीं पर यह विश्वविद्यालय है जो 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल राजवंश के शासनकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान में यह भागलपुर जिले में के अंतिचक गांव में है। दूसरे चित्र में आप जैन मंदिर भागलपुर को देख सकते हैं। यह भागलपुर स्टेशन से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इसके नज़दीक का स्टेशन नाथनगर है और यह चंपानगर गांव के अंतर्गत आता है। यह दिगंबर जैन मंदिर है। इसके अंदर भगवान वासुपूज्य समेत अन्य कई जैन तीर्थंकरों के प्रतिमाएं हैं और वहां पर उनका भव्य मंदिर है। अगले चित्र में आप देख सकते हैं यह बोध गया का बोधि मंदिर है। यह बिहार के गया जिले में स्थित है।
यहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के तले निर्वाण प्राप्त किया था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर स्थित है। अगले चित्र में है जरासंध का अखाड़ा। यह भी राजगीर में ही है। महाभारत काल में भीम ने इसी अखाड़े में जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे। यह राजगीर यानी राजगृह में स्थित है। यहाँ की मिट्टी उजली है। कहा जाता है कि जरासंध इस मिट्टी में रोजाना सैकड़ों लीटर दूध मिलाया करता था। अगले चित्र में आप यह देख सकते हैं, यह भी राजगीर में है और इसे सोन भंडार कहते हैं। यह मौर्य राजा बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता है। कुछ मान्यता के अनुसार यह जरासंध का खजाना था। इसमें अंकित तत्कालीन लिपि में इस गुफा के खुलने का रहस्य लिखा है, ऐसा बताया जाता है। जब आप यहाँ पर देखने जाएंगे तो इस सोन भंडार के अंदर गुफा में कुछ दीवारों पर कुछ तोप के गोले के निशान हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उसे तोड़ने का प्रयास किया गया था तोप के गोले से, लेकिन वे लोग इसे तोड़ने में असफल रहे। इसके अंदर सोने का अकूत भंडार होने का अनुमान है। अगले चित्र में पावापुरी का जल मंदिर है। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप है। यह जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र शहर है। माना जाता है कि यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके अगले चित्र में विश्व शांति स्तूप है। इसे राजगीर का बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। यह शांति व मैत्री का प्रतीक है। यहाँ भगवान बुद्ध की 4 सुनहरी प्रतिमाएं हैं। राजगीर के अपने लंबे प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने इसी चोटी पर ध्यान लगाया था। विशाल सफेद स्तूप शांति का एहसास कराता है। इससे राजगीर की घाटी में खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 चित्र हैं। इनमें से पहला है अगम कुआं, पटना। कुएं के बारे में कहा जाता है कि यह सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था। इसे 273 से 232 ईस्वी पूर्व में इसकी खुदाई की गई थी। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस कुएं के समीप ही माता शीतला का मंदिर भी है। इस कुएं की विशेषता यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी यह कुआं कभी सूखता नहीं है और इसमें पानी का रंग बदलता रहता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर लाशें इस कुएं में फेंक दी थी। आप जब भी पटना जाएंगे तो आप अगम कुआं जा सकते हैं। इसके बाद गोलघर है। यह पटना में स्थित है। इसकी बनावट इसे विशेष पहचान देती है। इसका निर्माण 20 जनवरी 1784 में शुरू किया गया था और 20 जुलाई 1786 में यह पूरा किया गया। इसका निर्माण तत्कालिक अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश फौज के लिए अनाज भंडारण हेतु करवाया था, क्योंकि 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था और लगभग 1 करोड़ लोग इसमें भुखमरी के चपेट में आए थे। इसमें एक समय में लगभग 14 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। इसमें कुल 145 सीढ़ियां हैं। तीसरे नंबर पर आप तख्त श्री हरमंदिर साहब जी देख सकते हैं। इसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना शहर में स्थित है। यह सिख आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। छात्रों, यह राजगीर का कुंड है। यह राजगीर में ही स्थित है। मकर संक्रांति और मलमास मेले में दूर दूर के लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। यह गर्म पानी का कुंड है और इस कुंड के पानी का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे राजा बसु ने बनवाया था। अब पुस्तक से आगे बढ़ते हैं। 7 अनेक स्तंभ बनाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्वा में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा बौद्ध स्तूप है। छात्रों, आपके सामने यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित वैशाली स्तूप है। यहाँ की मुख्य भाषा बज्जिका है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। भगवान महावीर की जन्म स्थल होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। जैनियों के लिए यह बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ कोल्हुआ के निकट आनंद स्तूप के पास अशोक स्तंभ भी है। छात्रों, अभी आप केसरिया स्तूप को देख रहे हैं। यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 104 फीट है। यह 200 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य का बना हुआ है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के पहले एक रात विश्राम किया था। इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना संग्रहालय दर्शनीय है तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। गोलघर के बारे में आप ऊपर जान चुके हैं। आप पावापुरी के जल मंदिर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आगे आते हैं औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। आपके सामने देव सूर्य मंदिर का चित्र है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में स्थित है। यह सूर्य देवता का मंदिर है, किंतु यह अन्य सूर्य मंदिर की तरह पूर्व मुखी न होकर पश्चिम मुखी है। यह पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर परिसर में एक तालाब है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग मिट जाता है। छठ के समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। आपको अभी ऊपर कुछ गोलघर, अगम कुआं और पटना साहिब के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त पटना में गांधी मैदान और तारामंडल भी है और एक जैविक उद्यान भी है। इसके अतिरिक्त पटना में पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर और पटन देवी मंदिर भी प्रमुख हैं। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। यह आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? आप लिख सकते हैं जल मंदिर, पावापुरी, महाबोधि मंदिर बोधगया, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर और गोलघर पटना। आगे है अगले अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक के साथ चर्चा करके लिखिए। इसके बारे में आप अपने विद्यालय में भी जान सकते हैं। और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए। इससे हमें अपने गौरवमय इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलता है। उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि अतीत में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है और हमारा अतीत कैसा था। आपके पास के किसी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्र कीजिए। वह भवन, स्मारक कब बना? उसे किसने बनवाया? वह किन-किन सामग्रियों से बना हुआ है? वह भवन, स्मारक किस उद्देश्य से बनवाया गया होगा? छात्रों, अभी तक आपने जिन ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसको जानने के बाद आप निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि इन सभी ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास एक सूचना पट लगा होता है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई होती है। इसके अलावे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, अखबार और अ, आज के आधुनिक संचार माध्यम इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, आपको यह पता होगा कि 8वीं कक्षा में स्कूली छात्रों को बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराया जाता है। पिछले 2 सत्र से लगभग यह पिछला 2 सत्र कोरोना की भेंट चढ़ गया। इसके कारण आप छात्र भ्रमण पर नहीं जा पाए हैं। निश्चित रूप से यह समय जब ठीक हो जाएगा तो फिर से यह योजना शुरू होगी और आशा करते हैं कि आप सबको भ्रमण का मौका ज़रूर मिलेगा। साथ ही आपने अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त की, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया और उसी समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल उसके दीवार के निर्माण में किया गया था। तो छात्रों, ये था हमारा आज का अध्याय ऐतिहासिक स्मारक। उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही हमें कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय के लिए एक अलग वीडियो में। जय हिंद।